हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो आप मेरे परिचय से मोहताज नहीं रहे। फिर भी मैं आलोक वर्धन और अपना ये क्लास वर्धन क्लासेज, जिसमें इंटरमीडिएट का राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपको मैं यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि जब कभी आप होटल जाते हैं या गए होंगे तो या तो आप सुने होंगे किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हुए, वेटर को, छोटू इधर आओ, ये खाना लाओ, छोटू ग्लास कैसे रखे हो, देखो पानी गिर गया। तो कभी आप इस चीज़ को गौर किए कि वह जो छोटू है, जिसकी उम्र अभी पढ़ाई का है, 14 वर्ष से कम लगता है देखने में, तो क्या यह उचित है इस अवस्था में वह काम कर रहा है होटल में, और आप या जो भी कहते हैं तो बड़े गर्व से धाक जमाते हुए कहते हैं, छोटू ये लाओ, छोटू प्लेट साफ करो, पानी अच्छा से रखो। इस चीज़ को आप नोटिस किए? नहीं ना। नोटिस करना चाहिए कि क्या छोटू का यह अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा उदाहरण, आप देखते होंगे लोगों को भाषण देते हुए, तो क्या आप यह चीज़ को नोटिस किए कि यह भाषण जो दिया जा रहा है किस मौलिक अधिकार के तहत है या नहीं है। आप ये भी देखे होंगे कि बारूद कारखाने या पटाखा के कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या यह मौलिक अधिकार के दायरे में है या हमारा फंडामेंटल राइट के परे है। आप यह भी देखते होंगे कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति, कुछ समूह लोग अपना संघ का निर्माण कर रहे हैं, समितियां बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं, तो यह किस मौलिक अधिकार के तहत हो रहा है। यही सब उदाहरणों को हम आज भली भांति अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम समानता का अधिकार के बारे में अध्ययन किए थे और आज हम स्वतंत्रता का अधिकार, आज हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक है, तथा शोषण के विरुद्ध के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 से संबंधित है। तो आज हम ये दोनों अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जो वह मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्थित है। यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद हैं, 4 विषय पे इसमें बातें किया गया है, और इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें भाषण यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 अधिकार भी दिए गए हैं। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह आप कुछ बोलकर भी कर सकते हैं, कुछ मैगजीन छपवाकर अखबार के द्वारा भी कर सकते हैं, जुलूस के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो अभिव्यक्ति का ऐसा अधिकार, यह भी ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति का अधिकार असीमित है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार का यह विशेषताएं हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वह लिमिटेड है, यानी कि
अभिव्यक्ति का अधिकार जब दिया गया है संविधान में, तो इसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि जो मन चाहे जो हम व्यक्त करते रहें, यानी कि उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। आप जो हैं शांति व्यवस्था को ऐसा कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकते जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ जाए, है ना, नैतिकता के आधार पर कुछ वाद विवाद हो जाए। तो ये सब जो है राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन इसमें भी लगाया गया है। ये सब को देखते हुए ही आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, तो स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिए जहां तक कि दूसरे व्यक्ति का, दूसरे नागरिकों का स्वतंत्रता में हनन ना हो, वहीं तक स्वतंत्रता दिया हुआ है। या स्वतंत्रता वहीं तक उचित है कि जिससे शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न न हो, है ना। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, और यह अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत इसके सहित 6 अधिकार हमें और दिया गया है। हालांकि मूल संविधान में इसके अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 और अन्य अधिकार भी थे, 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और वर्तमान में तब से लेकर अभी तक इस अधिकार के तहत 6 अधिकार और हैं। तो कौन कौन अधिकार है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार है ना, और उसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 19(1) का, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 91A। इसके अंतर्गत दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो ये 6 अधिकार दिए हुए हैं ये सभी सम्मिलित रूप में स्वतंत्रता का अधिकार को समेकित करते हैं, है ना, ब्रॉड लेवल ले जाते हैं। तो 19(1)A में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता दिया गया है, और अपने आप को एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और वह एक्सप्रेशन पहले भी मैं बताया, आप जुलूस के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ बोल कर सकते हैं, या आजकल तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यही है अभिव्यक्ति का एवं भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, और यह अधिकार भी लिमिटेड रूप में दिया गया है। दूसरा है 19(1)B यानी कि 19(1)ख। इसके अंतर्गत दिया गया है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि आप अपने अभिव्यक्ति के लिए सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ लोगों को बुलाकर अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन वह जो सम्मेलन होगा वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए एवं उसमें हथियार नहीं होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र उसमें नहीं होनी चाहिए, हथियार रहित वह सम्मेलन होना चाहिए। फिर है 19(1)C यानी कि 19(1)G। इसमें है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसमें आप संघ बना सकते हैं, कुछ आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव कमेटी बना सकते हैं,
क्लब बना सकते हैं, है ना, दबाव समूह बना सकते हैं, हित समूह बना सकते हैं, वह सब बनाने का आपको अधिकार दिया गया है, ताकि आप अपने जो आपका विचार है, आपकी सोच है, उसको आप बड़े व्यापक रूप में आप अभिव्यक्त कर सकें। पुनः है 19 घ, इसके अंतर्गत है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण यानी कि घूमने का अधिकार, और इसी के अधिकार के तहत आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, है ना, यानी कि पूरे भारत क्षेत्र में आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी आप। लेकिन उसमें यही बात है कि शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कुछ वैसा ना हो जो कि कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। पुनः यह हमें स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है 19 अंगा, इसके अंतर्गत है भारत के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार, यानी कि आपको आज मन कर रहा है हिमाचल प्रदेश में हम बस जाएं, तो वहाँ बस सकते हैं, रह सकते हैं, वह हमारा फंडामेंटल राइट है ना। आज मन कर रहा है उत्तराखंड में चले जाएं, वहाँ घर बना ले, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वह अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है। तो इसमें भी प्रतिबंध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलेगा बसने में, है ना। पुनः यहाँ पर 19 चा यानी कि यहाँ पर कोई इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो यहीं पर वह अधिकार था जो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसको हट जाने के बाद अब यह आ गया 19 जिसमें है आप कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आजीविका के लिए, आप अपने आजीविका के लिए कुछ भी वृत्ति कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशन कर सकते हैं, उपजीविका कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं यानी कि बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। तो देखने में लगता है कि ये सभी तो आजीविका का ही यह रूप है, मिलता जुलता शब्द है, तो फिर इसको अलग से क्यों लिखा गया? तो इसलिए ऐसा लिखा गया ताकि कोई भी टर्म ऐसा छूट ना जाए जो कि आजीविका से संबंधित हो, यानी कि आजीविका के जितने भी रूप हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें भी प्रतिबंध है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप जो भी आजीविका कीजिएगा तो उसमें भी सरकार जो है कुछ योग्यता निर्धारित कर सकती है ना, कुछ योग्यता निर्धारित कर सकती है। जैसे कि टीचर बनने के लिए बीएड होना चाहिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सभी जो है योग्यताएं हैं जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जितने भी अनुच्छेद 19 में जो यह 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 का अलग से प्रतिबंध संविधान में बताया गया। 6 का प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन सभी पे है। मौलिक अधिकार हमारा लिमिटेड है, इसलिए सारी चीज पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा नहीं कि दूसरे को अधिकार का हनन हो जाए, इसलिए सारे अधिकार का रिस्ट्रिक्शन है।
हालांकि हमें, चूँकि मैं यह इंटरमीडिएट का क्लास ले रहा हूँ, तो हमें इतने ब्रॉड लेवल पर अलग से मैं यह उचित नहीं समझता हूँ कि अब इसके अलग से मैं रिस्ट्रिक्शन आपको बताऊँ, क्योंकि उतने ब्रॉड लेवल पर इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना है। फिर भी बीच बीच में मैं आपको बताया कि इसमें क्या क्या प्रतिबंध है ना। और यह जो प्रतिबंध है, जैसे कि 19(1) का इसमें प्रतिबंध जो दिया गया है वह अनुच्छेद 19(2) दिया गया है। इसका रिस्ट्रिक्शन जो है अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। यह जो है 19(1) का इसका रिस्ट्रिक्शन जो है, प्रतिबंध जो है, वह अनुच्छेद 19(3) में किया गया है। इसी तरह 19(1) का जो है अनुच्छेद 4 में किया गया है, अनुच्छेद 4 में किया गया है। इसी तरह से 19(1) का जो प्रतिबंध बताया गया है वह अनुच्छेद 19(5) में किया गया है। फिर 19(1) जो है इसका प्रतिबंध भी 19(5) में किया गया है। 19(1)(6) जो है अनुच्छेद, आर्टिकल, इसका जो रिस्ट्रिक्शन है वह अनुच्छेद 19(6) में, यानी कि आर्टिकल 19(6) में किया गया है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग प्रतिबंध है, जो मैं अभी आपको बताया कौन से अनुच्छेद में क्या है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम देखते हैं, आर्टिकल 19 समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? तो आर्टिकल 20 भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। अभी मैं बताया कि आर्टिकल 19 से 22 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 20 जो है वह क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि इसके अंतर्गत यदि कोई अभियुक्त जो फिलहाल अभी दोषी नहीं है, बल्कि दोषी नहीं है, अभी अभियुक्त है, ऐसा लग रहा है कि यही दोषी है, तो उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि यह दोषी है या नहीं है। तो ऐसे संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में उसको संरक्षण दिया गया है। क्या संरक्षण दिया गया है? तो यह संरक्षण दिया गया कि इस प्रकार जो अभियुक्त होंगे उसको वह उस समय जो वह काम किया, कांड किया, जिसके लिए वो अपराधी है, तो उस संबंध में उस समय में अमुक कानून का निर्माण हुआ था कि नहीं, जिसके तहत उसे दंडित किया जा रहा है। अगर जिस समय वह कोई अपराध किया और उस संबंध में उस समय वह नियम नहीं बना हुआ था कि वह इस चीज़ को करने से वह अपराधी होगा, तो वह अपराधी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय वो कानून बना ही नहीं था। तो यही है इसके संरक्षण। दूसरा यह है कि जो कन्विक्ट व्यक्ति है, यानी कि जो एक्यूज व्यक्ति है, अभियुक्त है, तो वह जो है अपने विरुद्ध उसे गवाही नहीं दिया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता, ऐसा उसको पुलिस के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही अपराध किया और बार बार उसको उसी अपराध के लिए बार बार दंडित किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। यानी कि एक अपराध के लिए एक ही दंड उसको, पनिशमेंट उसको मिलेगा। यह हो गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पुनः है अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनली लिबर्टी, है ना, उससे उसको संरक्षण दिया जाएगा।
यानी कि आप किसी भी कानून से उस व्यक्ति को प्राण यानी कि लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता से आप उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तभी उसको रोका जाएगा जब तक कि वह उस समय विधि का बनाया हुआ जो विधि है उसका उल्लंघन ना करे, है ना। यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को तभी उसको रोका जाएगा जब वह बनाए गए विधियों का उल्लंघन करे, तभी उसको रोका जाएगा। ऐसे अन्यथा उसको रोका नहीं जाएगा या उसका जिंदा रहने का अधिकार है व्यक्ति का, है ना। और यह जो है अनुच्छेद 21 काफ़ी ब्रॉड लेवल पे है। क्यों ब्रॉड लेवल पे है? क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति के बहुत सारे जो जीव को जिंदा रहने के लिए या गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ आवश्यकता है आवश्यक पड़ती है, अधिकतर चीज़ इसमें इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि सोने का अधिकार, सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। बिजली का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है ना। या दूषित पानी से संरक्षण का अधिकार, ये सब भी जो आता है वह अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। और चूंकि अनुच्छेद 21 जो है वह व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो इसको और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया, वह है अनुच्छेद आर्टिकल 21A, जो कि है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। इससे यह हमारा अधिकार जो है और काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान होती है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। तो शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए तो आवश्यक ही है, और इसके साथ साथ प्राण यानी कि लाइफ एंड पर्सनल दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और यह जो आर्टिकल 20 और 21 है वह किसी भी परिस्थिति में हटाया यानी कुछ समय के लिए रोका नहीं जा सकता है। यह भी आर्टिकल जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। यानी कि सरकार भी आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं लगा सकता है। यह अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यह अक्सर यह आता है, चाहे आप इंटरमीडिएट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, यह क्वेश्चन अक्सर आता है। फिर है आर्टिकल 22 यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना, यानी कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से संरक्षण। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस संदर्भ में उसके हित के लिए क्या क्या अधिकार है वह अधिकार इसके में वर्णन किया गया है। तो उसके अंतर्गत यह है कि जब भी आपको पुलिस लेके जाती है तो आप तो चूंकि अभी अभियुक्त हैं, आप पर दोष करार नहीं हुआ है, तो आपको पुलिस ऐसे ही नहीं ले जा सकती है। आपको पुलिस को यह बताना पड़ेगा
कि किस कारण से हम आपको लेके जा रहे हैं। वह एक चार्जशीट आएगी, वो चार्जशीट में उसको उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, या इसी आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार से हमें यह अधिकार प्राप्त होता है। और या आप उस समय घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, रास्ते में हैं, अचानक आपको पुलिस लेके चली गई, तो आपके रिक्वेस्ट पे आप जिसको कहिएगा कि फलाना आदमी को या हमारे घर में जाके यह सूचना दे दिया जाए कि हमें अरेस्ट किया गया है, तो वह जो गिरफ्तार किया उस पुलिस का वह दायित्व बनेगा कि वह जो आप बोल रहे हैं जिसको सूचना देने के लिए वो उसको इन्फॉर्म करेगा। ये सब इसी के अंतर्गत आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया गया है। और 24 घंटा 24 आवर्स के अंदर 24 घंटा तक आपको जो भी अभियुक्त हैं उसको न्यायालय के समक्ष पेश होना है। और वह 24 घंटा जो होगा वह बंदी गृह यानी कि जेल से मजिस्ट्रेट के बीच जाने का समय उसमें इंक्लूड नहीं है ना। उसमें जो टाइम लगेगा वो अलग से लगेगा, उसको छोड़कर 24 घंटा के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उस अभियुक्त को, है कि नहीं। एवं उस चीज को पुलिस के द्वारा एक डायरी भी मेंटेन किया जाएगा, डायरी में मेंटेन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे मजिस्ट्रेट के सामने या जिसके सामने ज़रूरत पड़े वो दिखाना पड़ेगा उसको। ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस। लेकिन अभी मैं बताया कि हर एक चीज़ में जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अनलिमिटेड हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। वह एक्सेप्शन क्या है? वह एक्सेप्शन है निवारक निरोध, है ना। निवारक निरोध या निवारक नज़रबंद की स्थिति में पुलिस जो है वह आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो जो हमें संरक्षण दिया गया है वो देने से वंचित हो जाएगा। तो निवारक निरोध क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध, इसी को कहते हैं निवारक नज़रबंद। ये क्या है? इसके अंतर्गत यदि पुलिस को, प्रशासन को यह लगता है कि अमुक व्यक्ति जो है वह हिंसा फैला सकता है या शांति व्यवस्था में बाधक सिद्ध हो सकता है, व्यवस्था को गड़बड़ा सकता है, तो उसको बिना बताए गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। उसको बिना बताए गिरफ्तार किया जाएगा और बंदी गृह यानी कि जेल उसको ले जाया जाएगा। हालांकि कभी कभी पुलिस के द्वारा इसके क्या होता है, इसका गलत यूज भी हो जाता है, ये भी होता है। तो इसके बारे में भी बातें पक्ष में चलते रहती है। यानी कि यह जो है निवारक निरोध जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है कि जिस पर डाउट है यह सांप्रदायिक व्यवस्था को फैलाता रहता है, अक्सर कुछ ना कुछ सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ते रहता है, तो उसको पुलिस यूं ही गिरफ्तार कर लेती है। और यह जो निवारक निरोध रहता है वह मैक्सिमम 3 महीने यानी कि 90 दिन तक होती है। 90 दिन तक ही इसकी गिरफ्तारी मैक्सिमम होती है ना। तो यह तो हो गया स्वतंत्रता के अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 के तहत हम लोग अभी अध्ययन किए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें अच्छी तरीके से। मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तभी आप सार्थक
सार्थकता प्रदान प्राप्त कीजिएगा। यानी कि आपको कुछ लगना चाहिए कि अरे वाह, आज के सेशन में तो मैं बहुत चीज़ें सीखा, या यह लगना चाहिए कि चलो आज ये चीज़ पढ़ते मैं बहुत चीज़ हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो अंदर से एक हैप्पीनेस आता है और वह वही चीज़ होती है मज़ा आना, है ना। जब मज़ा आता है तो पढ़ने में या कोई भी काम करने में और मन से काम होता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि मज़ा आ जाए, तभी पढ़ाई सार्थक होगी। लेकिन कुछ व्यक्ति इस तरह से, अगर आप नीरस भाव से आइएगा, नीरस भाव से कुछ वीडियो देखिएगा या पढ़िएगा अनबने ढंग से, तो मज़ा नहीं आएगा। उसमें इंटरेस्ट लेना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें आपके द्वारा इंटरेस्ट होनी चाहिए, कुछ चीज़ें मेरे द्वारा रोचक होनी चाहिए, तभी चीज़ें तालमेल से आगे बढ़ेगी, है ना। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि है आर्टिकल 23 और 24, 30 और 24, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है वह शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में हमें बताया गया है। तो देखते हैं कि आर्टिकल 23 क्या होता है। अनुच्छेद 23 यह क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार बलात्सर्म एवं बेगार से प्रतिषेध मतलब मनाही, है ना। इसके अंतर्गत है मानव का दुर्व्यापार, बलात्सर्म, बेगार से प्रतिषेध। यानी कि व्यक्ति का जो दुर्व्यापार होता है, व्यक्ति का भी व्यापार होता है। आप न्यूज़पेपर में या अक्सर देखते होंगे या देखे होंगे, या कभी कभी मोहल्ले में अभी घटना घटती है कि एक अमुक आदमी आया, बच्चों को लेकर भाग गया, लकड़ी सुंघा के भाग गया, है ना। तो यह जो व्यापार होती है, कुछ उसको क्रय विक्रय के लिए भी होती है बच्चों को, या लड़कियां का या बच्चों को जो भी हो, वह शोषण के लिए भी होता है। यौन संबंध के शोषण के लिए भी दुर्व्यापार किया जाता है। फिर है बलात्सर्म, यानी कि फोर्स्ड लेबर, यानी कि जबरदस्ती श्रम करवाना, वो वर्तमान समय में यह मनाही है। तो बलात्सर्म क्या होता है, फोर्स्ड लेबर क्या होता है, या बेगार क्या चीज़ है। आप पुराने समय में या देखते होंगे या किताबें जब पढ़ते हैं, तो पुराने समय की जब बातें होती है उस बुक में या इतिहास की किताब में आप पढ़िएगा, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत, तो उस समय आप क्या देखते हैं कि जो भी जमींदार रहता है उसके घर में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो
किसी तरह उसको खाना दे दिया जाता है और जो जमींदार कहेगा फलाना काम करो, ये करो, तो वह काम दिन रात करते रहता है ना। यानी कि उसको उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है, उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है, और यूं ही वह काम करते रहता है। उसी को कहते हैं ब्लाश्रम। ब्लाश्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर या बेगार, उसी को कहते हैं, है ना। तो ये जो है आर्टिकल 23 के तहत ये सभी चीज़ें दुर्व्यापार, ब्लाश्रम, बेगार पर प्रतिषेध यानी कि मनाही लगाया गया है। ये जो है यह गैर कानूनी है। आप किसी व्यक्ति को जितना भी पारिश्रमिक है, जिसका भी उसका भुगतान बनता है, उसको दिए बिना आप उससे श्रम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। पुनः हम देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। इसमें कहा जाता है कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध, है ना। यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, सेशन स्टार्ट करने समय मैं छोटू वाला जो उदाहरण दिया, होटल में काम करता है और बड़े गर्व से व्यक्ति कहते छोटू पानी लाओ, छोटू बर्तन अच्छा से रखो, पानी तुम गिरा दिया, गंदा कर दिया, है ना। तो वो जो है राइट हमें इसी में पढ़ना है कि वह छोटू को भी नहीं मालूम है कि हमारा संविधान के द्वारा कुछ अधिकार भी दिया गया है जिसका लोगों के द्वारा मेरे अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है ना। लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और उसके गार्डियन भी उस उल्लंघन में कहीं ना कहीं सहायक हैं, क्योंकि अधिकार के द्वारा आर्टिकल 21A में तो आपको दिया गया है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, है ना। तो वही छोटू के लिए दिया गया है जिसको लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी होटल में या कारखाने में या खदान में या कुछ वैसा जो कि संकट आ सकता है उस कारखाने में काम करने से, उसमें आप उसको नौकरी यानी कि नियोजन, एम्प्लॉयमेंट आपको देने का राइट नहीं है, उसमें मनाही किया गया है, क्योंकि उसकी उम्र जो है अभी 6 से 14 वर्ष के बीच में है और उसका पढ़ने का उम्र है, ना कि काम करने का उम्र है। तो इस तरह से आप उसको शोषण नहीं कर सकते हैं, है ना, उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। वो उसको पर कुछ परिस्थितियां हैं, गरीबी है, तो उस परिस्थितियों गरीबियों को दूर करने के लिए सरकार के संविधान के द्वारा आर्टिकल 21 में ए में व्यवस्था किया गया है। तो उसको आप किसी भी काम में बच्चों को नहीं लगा सकते। प्रायः देखने को मिलता है कि बहुत सारे होटल में छोटे छोटे बच्चे बर्तन धोते रहते हैं, तो बहुत दुख होता है उस समय, होता है ना, कि ये इसकी पढ़ने की उम्र है, ये बर्तन साफ कर रहा है। या बहुत सारे कारखाने में आप देखिएगा, पटाखे के कारखाने में देखिएगा कि वह काम कर रहा है जो कि डेंजरस है, वह कारखाना डेंजरस है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम करने से उसमें
प्रतिषेध मना किया गया है ना। तो यही है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको यह अधिकार दिया गया है कि अगर यदि आपका कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई राज्य आपका शोषण करे तो आप इसके तहत उसका उपचार कर सकते हैं, इसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध का अधिकार, है ना। फिर से समरी के रूप में आपको बता दूं, जो अभी मैं बताया स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैं लॉन्ग आंसर टाइप के रूप में बताया। अगर वही 2 नंबर के रूप में पूछा जाए तो आप सिंपल से यह लिखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, जो कि प्रमुख अधिकारों में से एक है, और यह जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक इसमें का वर्णन किया गया है। इसके तहत इस तरह से इसके तहत कुल 4 अधिकार हैं, 19, 20, 21, 22, 4 मौलिक अधिकार है इसके तहत, है ना। और इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया गया है, और यह जो है वह सीमित अधिकार है, अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। उसमें भी नैतिकता के आधार पर, शांति व्यवस्था के आधार पर या कानून व्यवस्था के आधार पर उसको रिस्ट्रिक्शन उसमें लगाया जा सकता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बस 2 नंबर का आएगा तो इतना ही लिख सकते हैं। या 4 जो है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 एक लाइन लिख दीजिएगा, हो गया। अगर वो डिटेल में आए, लॉन्ग आंसर में आए, 6 नंबर में आ जाए तो या 5 नंबर में आ जाए तो पूरा एक चीज़ का वर्णन कर देना है। नंबर तो यूँ आपको मिलेगा, बस लिखने का स्टाइल होनी चाहिए, एक चीज़ वर्णन होनी चाहिए, और बार बार मैं कहता हूँ डायग्राम, जहाँ ज़रूरत पड़े आप डायग्राम के द्वारा उस चीज़ों को एक्सप्रेशन करें, है ना। अभिव्यक्ति का अधिकार आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, और वह अभिव्यक्ति जो है आप पर निर्भर करता है कि वह एक्सप्रेशन हम एग्जाम में कैसे करें। तो वह एक्सप्रेशन डायग्राम बना के, या आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि कॉपी जो चेक करते हैं उनको लगे शिक्षकों को कि हाँ उसमें कुछ दम है, अट्रैक्टिव होना चाहिए वो डायग्राम। या उसमें जैसे कि कुछ सर्कल के रूप में बना दीजिए डायग्राम को, रेक्टेंगल के रूप में बना दीजिए, ट्रायंगल के रूप में बना दीजिए। तो जहाँ जहाँ मौका मिले आप डायग्राम से चूके नहीं, यही जो होता है आपको बोनस देगा। नंबर में बोनस यही सब चीज़ मिलता है। जो टॉपर होते हैं उनको भीड़ से अलग यही सब चीज़ें जो होती है एक्टिविटी अलग करती है, और अच्छे नंबर लेके टॉप करते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वह आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं काफ़ी विस्तृत लेवल पे, है ना, एक लेयर हटा कर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, समझिए और लिखने का प्रयास भी कीजिए, तभी होगा। केवल सुनने से नहीं होगा। सुनने से क्या होता है, दिमाग में, मेमोरी में शॉर्ट टर्म में जाके इकट्ठा हो जाता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में कब होगा, जब चीज़ों को आप बार बार देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, लिखिएगा बार बार उस चीज़ को, तभी वह लॉन्ग टर्म में आपको कलेक्ट हो जाएगा मेमोरी में, फिर आप कभी भूलिएगा नहीं, है ना। इसलिए वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए लिखने का, और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आप उसमें फीडबैक भी दें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में लिखिए कि अच्छा लग रहा है, तभी तो हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाई जो है, पढ़ाई आप लोगों को सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है ना।
तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। चीज़ें तो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट जो है वह थोड़ा लंबा चैप्टर है इसमें, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। और जब अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो आना ही आना है, आप उसको मिस नहीं कर पाइएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक भी दीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। चलिए, इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।